फिरोजाबाद की बात करे तो यहाँ के जसराना विधानसभा क्षेत्र के झपारा गांव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी थी, कम ही दूरी थी, और दोनों दल जो थे उनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे। हंगामा यहाँ पर हुआ है। पोलिंग बूथ के पास से 100 मीटर की दूरी थी, वहां पर झड़प हुई है। जसराना विधानसभा का ये पूरा मामला है, झपारा गांव वहां का। और फिरोजाबाद की ये खबर है। फिरोजाबाद में 41.8% अभी तक 1 बजे तक मतदान हुआ। अभी नया मतदान आने वाला होगा 3 बजे तक का, लेकिन उससे पहले हमेशा लॉ एंड ऑर्डर ये चुनाव आयोग के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा खबरें आई कि कहीं कहीं ईवीएम खराब हुआ है और कहीं पर छिटपुट ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें 2 दल आपस में भिड़ गए हैं। उनके कार्यकर्ता समर्थकों में खूनी संघर्ष तक हो गया है, फायरिंग तक की नौबत हुई है। ये खबर फिरोजाबाद से जाके झपारा गांव में बीजेपी एसपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। 100 मीटर से कम की दूरी में ही था पोलिंग बूथ, उससे पहले ही ये झड़प हो गई कार्यकर्ताओं में। ये फिरोजाबाद की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आगे बढ़ते, समाजवादी पार्टी के गढ़ बदायूं में प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर बड़ा अटैक किया। राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा है कि यहाँ अखिलेश सरकार के नाम नहीं, सिर्फ कारनामे बोलते हैं। अखिलेश यादव अपनी रैलियों में पूछते अच्छे दिन कब आएंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के 5 साल के कामकाज का हिसाब दो। नरेंद्र मोदी के बारे में जनता वक्त पर आने पर फैसला कर लेगी। उन्होंने ये तक बोला कि कुछ लोग तो मेरी कॉपी करते हैं, मेरी तरह ही सवाल जवाब करने लगे। जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं। कारनामे, काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। ये 500 गांवों में अंधेरा, ये आपका कारनामा था। और ये उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मैंने कर्ज चुका दिया। बदायूं ने मुझे एमपी नहीं दिया, लेकिन बदायूं जिले के 500 गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब 2 या 3 गांव बाकी है, वहां भी पहुंचा के रहूंगा भाइयों। प्रधानमंत्री ने बदायूं के बहाने पूरे यादव परिवार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव परिवार और मायावती दोनों ने बदायूं को बदहाल कर दिया है। आप ही का एक एमएलए, आप ही के सगे चचेरे भाई, उनको सांसद पे आरोप लगाया खुलेआम कि अवैध खनन में भ्रष्टाचार करते हैं। ये बिजली के तार लगाने में भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सांसद पर सपा पार्टी के ही एमएलए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो फिर 500 गांवों में बिजली कहां से पहुंचेगी भाइयों? ये तो मोदी है जिसमें दम है कि उसने वहां बिजली पहुंचा दी, वरना ये नहीं पहुंचा। सपा के एमएलए ने अपने सांसद पर आरोप लगाए, तो मैं कल्पना करता हूं जब मुलायम सिंह जी ने सुना होगा कि सपा के एमएलए सपा के एमपी के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो मुलायम सिंह जी ने क्या सोचा होगा? अगर किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया होता तो मुलायम सिंह जी ने क्या जवाब दिया होता? मुलायम सिंह जी ने जरूर कहा होता, बच्चा है, गलतियां कर देता है, उसके लिए कोई फांसी लगती है क्या? यही कहा होता ना। कोई भी पाप करो, ये कह देते हैं बच्चा है, गलतियां करता है। और अगर यही बात
अखिलेश जी को पूछी गई होती, पत्रकारों ने पूछा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती होती और पूछा होता कि अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी, बदायूं के एमएलए ने आपके चचेरे भाई जो सांसद है उन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहना है? तो अखिलेश जी क्या कहते? अरे भाई, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? क्या तेरे शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? यही जवाब दिया होता। कितना गैर जिम्मेवार इनका कारनामा रहा है, हर चीज में गैर जिम्मेवार। भाइयों बहनों, ऐसे गैर जिम्मेवार रवैया वाले लोग कभी भी जनता जनार्दन का भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं, आपका काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। चलिए अब हम सीधे अपने रिपोर्टर्स का यहाँ पर रुख करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमें पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ शिल्पा पुंडी मेरठ से जुड़ी हुई है, ब्रजेश श्रीवास्तव फिरोजाबाद से, अनुराग चड्ढा बुलंदशहर से और इसके अलावा बागपत से सर्वेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं शिल्पा का रुख करूंगी। शिल्पा, मेरठ की अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो 38.78% वोटिंग परसेंटेज है। 1 बजे का, अभी 3 बजे का आना बाकी है। आपको क्या लगा, हवा किसके पक्ष में बह रही है? जो वोटर्स आ रहे हैं क्या माइंडसेट लेकर आ रहे हैं? क्योंकि अगर मैं मेरठ शहर और सरदनाई देखूं तो ईस्ट और वेस्ट है, यानी कि पोलराइजेशन का बम्पर चांस है। ये आपको महसूस हो रहा है या फिर लग रहा है कि वोटर टर्नआउट ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग घरों से इस बार निकले हैं इश्यूज के लिए? देखिए निहारिका, अगर बात करें यहाँ पर तो यकीनन यहाँ पर जो कास्ट वोट है वो इस बार भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। हम जगह जगह पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, लोग सामने तो कुछ कहते हैं लेकिन पीछे आके वही कहते हैं कि ये इस कास्ट का है तो मैं इसे वोट दूंगा। तो मेरठ का इतिहास रहा है वो इस बार भी यहाँ पर हावी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है मुस्लिम मतदाता पिछली बार विभाजित दिखा था। इस बार जो मुस्लिम जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी संख्या कम है बड़ी पार्टियों से, तो वो विभाजन की संख्या कम है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, जो उनकी हार जीत के फैसले को जरूर आपस में चेंज कर सकता है। तो लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर क्या समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जातिगत मत जो वोट होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, आप क्या समझ रही हैं? मैं तो, मेरी फर्स्ट वोट है, एक्साइटेड हूँ बहुत, बस चाहती हूँ फ्रीडम मिले लड़कियों को जितनी है उससे ज्यादा। और ये तो नहीं सोचा है कि ये इस जात का है तो मैं ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जब लिटरेसी थी तब ये सब चीज होती थी। अब वोटर्स पढ़े लिखे हैं, वो अपनी जो जरूरतें हैं जो उनको चाहिए वो उसके लिए वोट करते हैं कि जो उन्हें सपोर्ट करेगा, उनका साथ देगा, उसी को हम देंगे वोट। अब ऐसा नहीं है कि कास्ट उसके साथ साथ सबको चाहिए कि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए। गुलाबी फूल मिला, इसीलिए रोज मिला है, कहीं ना कहीं एजुकेटेड वर्ग है जो एजुकेशन बहुत वो रखती है। धर्म की राजनीति नहीं हुई। बिल्कुल। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप तो बहुत पुरानी है, लगातार वोट देती आई हैं, अच्छा करेगा, यहाँ पर लुभाते हैं बहुत ज्यादा। पर लुभाने से क्या, जो वोट काम अच्छा करेगा उसी को देंगे वोट। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लोगों के निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो एजुकेटेड वर्ग है वो कहीं ना कहीं जात मुद्दों पे वोट कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर इस बार भी जो कास्ट फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हावी देखने को मिल रहा है। बीजेपी का गढ़ है यहाँ पर, पिछले जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी का गढ़ पोलराइजेशन का। लेकिन आपके माध्यम से शिल्पा एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं थोड़ा सा वो फ्लोटिंग वोटर में भी तब्दील हो गए। पुराने वोटर्स लॉयल्टी कहीं कहीं बनाए हुए, लेकिन जो नए युवा मतदाता है वो इश्यूज को लेकर काफी स्टक है, कोर इश्यूज पर ही वो वोटिंग दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने बताई। सीधे रुक करते हैं अब अपने संवाददाता ब्रजेश का, हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हैं। ब्रजेश, 41.8% 1 बजे तक का, 3 बजे तक की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी तक का कोई अपडेट वोटिंग परसेंटेज आपके पास आया है? और सुबह से आप भी, सुबह अगर 6 बजे से लेकर अभी 2:44 हो रहे हैं, कोई ऐसी दिलचस्प तस्वीर फिरोजाबाद की जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बिल्कुल, देखिए निहारिका, अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में अपने आप में ये सीट बेहद ही जो है वीआईपी इलाका है।
यहाँ पर तमाम जो है बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ से चुनाव मैदान में अभी तक जीतते चले आए हैं। 5 में से 3 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का कब्जा, एक सपा और एक बीजेपी और एक जो है बीएसपी का कब्जा। बावजूद इसके जो इस बार के समीकरण है बेहद उलझे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइलेंट वोटर है वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कुछ इशारा नहीं कर रहा कि आखिर वो जा किधर रहा है। जब युवाओं से बात करते हैं, जब तमाम लोगों से बात करते हैं तो वो विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास किस पार्टी के जरिए हो पाएगा इस बात को लेकर के वो कहीं ना कहीं साइलेंट नजर आते हैं। तो अभी मतदाता कुछ कह नहीं रहा है, मतदाता केवल वोट के जरिए अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। लेकिन हाँ, इतना साफ है कि जिस तरीके से माना जा रहा था कि तमाम धड़े थे जिसके जरिए बिखराव हो सकता है वोटों का, तो इस बार बिखराव तो नहीं हुआ, ये तो तय है। ये सीधी तौर पर यह है कि पोलराइजेशन हुआ और पोलराइजेशन का असर तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो दल बदलू नेता थे, जो तमाम ऐसे थे जो कहीं ना कहीं नाराज थे तमाम राजनीतिक दलों से, वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं बागी नेता, वो जरूर भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। अब वो बागी नेता कितने असरदार होंगे ये तय करेगा 11 मार्च के बाद कि वो किस पद का किस तरह फैसला करते हैं। लेकिन वोटरों ने कहीं ना कहीं माइंडसेट क्लियर किया है कि अब अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो एक स्थायी सरकार चाहिए और स्थायी सरकार के लिए आपको किसी एक पार्टी को जिताना होगा। तो उसी तरफ मतदाता चल पड़ा है। हाँ, वो अलग बात है कि कास्टेज फैक्टर आज भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। कास्टेज भी एक बड़ा फैक्टर है, रिलीजियस एक बड़ा फैक्टर है और इस इलाके में उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो आज भी चल रहा है। ब्रजेश, मिस्ट्री काफी है, वोटर को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। कोई साइलेंट बन जाता है, कोई ट्रेडिशनल वोटिंग हो जाता है, तो कोई नया युवा रहता है, कोई अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक जो है वो अपने रही सही जिस पार्टी में लॉयल्टी दिखाता है वो छोड़कर हवा के पक्ष में बह जाता है। कोई कोर इश्यूज पर वोट करता है, कोई देर से जागता है। ये वोटर्स का मिजाज है। बहरहाल जो वोटर्स वोट कर रहे हैं उनकी जो फीलिंग्स है उनका हमें सम्मान यहाँ पर करना चाहिए। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, शिल्पा हमारे साथ बने रहिए। अनुराग और सर्वेश से जानेंगे कि जैसा ब्रजेश और शिल्पा बता रहे कोर इश्यूज को लेकर मतदाता, खासतौर पर युवा मतदाता किस तरीके से जागरूक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर लेंगे कि कोर इश्यूज को लेकर युवा का क्या है और ट्रेडिशनल वोटर्स फ्लोटिंग वोटर या साइलेंट वोटर बनने में कितना उन्होंने टाइम लगाया, क्या उनकी सोच है और क्या वहां का चुनाव खासतौर पर बुलंदशहर बागपत का मिस्ट्री है, क्योंकि दोनों ही पोलराइजेशन का गढ़ है। एक चौधरी अजीत साहब का गढ़ है और दूसरा बुलंदशहर, बी से बुलंदशहर, बी से बाहुबली। आप समझिए वहां का कनेक्शन।